चलो 1 घंटे पढ़ लेते हैं, फिर अगेन डाउट करेंगे, ठीक है ना। अभी इसमें चाहिए 3 क्लास कम से कम, ठीक है। एकदम थ्योरेटिकल चलेगा चीजें, बस आपको लिखना रह गया इसमें, ठीक है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे यहाँ से, मतलब यूज होगा इसका, क्लियर रहेगा ना, ठीक है। तो आप नेक्स्ट लिखो प्लीज, नए पेज से आप लिखना, ठीक है ना। चैप्टर वही है बट अलग अलग सेक्शन में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आप कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अलग चैप्टर नहीं, उसी में है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ था, वैसे अलग से हम इसको पढ़ते हैं कंडक्टर और उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। थ्योरेटिकल पूरा पोर्शन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है इतना। तो नेक्स्ट आप लिखो कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। आपने इसके कुछ क्वेश्चंस बना भी लिए हैं, ठीक है ना, बट उसी में सब मिक्सअप था पूरा, ठीक है, हम लोग इसको अलग से पढ़ रहे हैं। कंडक्टर, जैसे आपने क्वेश्चन कर लिया था उसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इनसाइड कंडक्टर 0 होती है, ठीक है ना, वो सब यही पढ़ते हैं हम लोग, यही पढ़ेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज में। चलो अच्छा, अपने से बोलो आप, कंडक्टर का मतलब क्या होता है, बोलो, डिफाइन कैसे करते हो कंडक्टर। हाँ, इसमें क्या होते हैं, हाँ, लाइक वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलते हो आप। ये हेडिंग लिख गया, सभी का नेम लिख गया, ठीक है। इसमें आप फर्स्ट हेडिंग मेंशन करो कंडक्टर्स, बात नहीं करो प्लीज, राइट डाउन कंडक्टर्स, ठीक है। तो अब मैंने आपको बोला कि कंडक्टर्स का मतलब क्या होता है कि दे हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आप इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख लो ऐसे रो करके कि दे हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और फ्री इलेक्ट्रॉन मींस क्या होता है, बोलो, नॉट बाउंडेड, लूजली बाउंडेड होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, जो मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो आप मेंशन भी कर लेना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, नॉट बाउंडेड, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस, चलो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, नॉट बाउंडेड, ठीक है ना, कितना क्लियर रहेगा, बोलो। आप ऐसे ही बोल सकते हो कि दे कैन means free electron they can roam inside a कंडक्टर। रोम मीन्स होता है कि वो कंडक्टर के अंदर चल सकते हैं, समझ पाए ना, ट्रेवल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, देयर इज जीरो, या बोल सकते हो कि नो अट्रैक्शन, नो अट्रैक्शन फोर्स फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। और आप ये बोल सकते हो कि जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स या दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ चार्ज एंड एनर्जी, आप ऐसे मेंशन कर लो, सबका मीनिंग सेम ही है, ठीक है ना। दे हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो इसमें लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, दे कैन रोम इनसाइड अ कंडक्टर, मतलब ये अगर जो आपके पास अगर कोई भी कंडक्टर है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है चलने के लिए, ठीक है ना, वो कंडक्टर के अंदर कहीं भी चल सकते हैं, रोम मींस चल सकते हैं, ठीक है। थर्ड आपने लिखा हुआ यहाँ पे, जो यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ चार्ज एंड एनर्जी, याद रहेगा ना। तो कौन सा लिखा बोलो, ये नो अट्रैक्शन फोर्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है ना। एक उसका न्यूक्लियस होता है और जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसके बीच अट्रैक्टिव फोर्स जीरो होता है, आप बोल सकते हो, ठीक है ना, ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो इसे आप याद रखना। तो जो आपको मेन में लिखवाना है मैं लिखवा दे रहा हूं, बाकी आपको याद रखना पड़ेगा।
हाँ, फ्री फ्रॉम अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस लिख सकते हो, या नो अट्रैक्शन फोर्स फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, याद रहेगा सभी को। बोलो एग्जांपल्स क्या होते हैं, बोलो अपने से कंडक्टर के। जैसे मेटल्स होते हैं सारे, जो वो क्या होते हैं, बोलो वो कंडक्टर होते हैं। ठीक है ना, मेटल्स आप मेंशन कर लो प्लीज एग्जांपल्स में, मेटल्स। ठीक है, याद रहे कंडक्टर क्या होते हैं, सबका लिख गया ना, बोलो। ठीक है, अब यहां पे देख लो, जो इसका मेन इंपॉर्टेंट है वो है इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ना। इसी से आप न्यूमेरिकल्स करते हो बहुत सारे। ठीक है, तो आप नेक्स्ट लिखो ऐसे हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स। बात नहीं प्लीज, नेक्स्ट लिखो आप प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, लिख गया सभी का, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लिखो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लिखो, बोले लिखो, एनी चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर, एनी चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर, या आप बोल सकते हो कि मेटल, कंडक्टर ही ना मेटल, तो एनी चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर, इतना लिखा, विल रिसाइड्स, will resides RESIDES, any charge given, चलो यहां से कॉपी कर लो, any charge given to a conductor, हाँ, will resides on the outer surface, on the outer surface of the conductor. Any charge given to a conductor will resides on the outer surface of the conductor, मतलब जो भी चार्ज आप कंडक्टर को दोगे सब चार्ज कहां पर चलाएगा, बोलो उसकी सरफेस पर, उसके अंदर कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे क्यों होता है आप देख लो एक सेकंड, ऐसे क्यों होता है देखो, मान लो हम दो स्फेयर ले रहे हैं, एक स्फेयर ये है, एक स्फेयर ये है, और आप याद रखना इस चीज को, एक वर्ड, कि जो भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ना कंडक्टर की प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। किसमें बोलो, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि चार्ज एट रेस्ट, कहानी क्लियर रहेगा ना, चार्ज एट रेस्ट, समझ पाए ना। तो जो भी हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं आप याद रखना प्लीज, ये किस कंडीशन में होता है, बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, मतलब वो जब रेस्ट में आ जाए उसकी हम बात करते हैं, उस टाइम पे हम सब कुछ डिफाइन किया करते हैं, समझ पाए, क्योंकि हमारा चैप्टर का नेम ही है स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एट रेस्ट, समझ पाए। तो जो भी हम प्रॉपर्टी आपको बोल रहे हैं किस कंडीशन में, बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। इसका मतलब क्या होता है कि जब वह रेस्ट में आ चुका होगा, जब चल रहा है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसकी हम बात तो करंट में करेंगे, समझ पाए ना, तब करंट आ जाएगी चलने से, याद रहेगा ना। अभी हम करंट की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब कहां पर है वो, रेस्ट में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन यहां मेंशन करना प्लीज, अगर समझ पाए इतना, बोलो। अब देखो ध्यान से, मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी में बोला कि अगर आप किसी भी कंडक्टर को, ठीक है ना, कोई भी अगर चार्ज आप दे रहे हो तो पूरा का पूरा चार्ज कहां पर रिसाइड्स होगा, उसकी सरफेस पे। ऐसा क्यों होता है वो देखो, यहां पर मान लो हमारे पास दो स्फीयर हैं, ठीक है ना, कितने बोलो, दो स्फीयर्स हैं। अब ये समझो कि मान लो कि नॉन मेटल है, नॉन मेटल मींस नॉन कंडक्टर बोल सकते हो, ठीक है, नॉन मेटल है। पहले देख लो फिर लिखना प्लीज, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्यों पूरा चार्ज सरफेस चला आया। ठीक है, और एक हमारे पास मान लो कि मेटालिक स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर मींस क्या, बोलो अपने से कंडक्टर हुआ, ठीक है ना, आप मेटालिक बोलो या क्या बोलो, कंडक्टर बोलो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब मान लो आपने क्या किया, इसको निगेटिव चार्ज दिया, क्या दिया बोलो, निगेटिव चार्ज दिया। आप क्या कर रहे हो, एक आपके पास नॉन मेटल का है मींस नॉन कंडक्टर है, और एक क्या है, कंडक्टर है मींस मेटल का है। आप दोनों क्या कर रहे हो, बोलो चार्ज दे रहे हो, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब मान लो इसको आपने निगेटिव चार्ज दिया, निगेटिव चार्ज दिया मींस एक्सेस में इलेक्ट्रॉन हो गए, समझ पाते हो इस चीज को,
ठीक है, तो अब आपने बोला कि जो आपके पास नॉन मेटल था, ठीक है ना, जब जो हमें पढ़ चुके हैं जो हम लोग, तो उसमें क्या होगा, जो भी आप चार्ज दोगे वो उसके सरफेस उसके अंदर हो जाएगा, उस सरफेस पे नहीं आएगा। समझ पा रहे हो? ऐसा क्यों? क्योंकि नॉन मेटल के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बहुत टाइटली बाउंडेड होते हैं, या बोल सकते हो कि ये मूव नहीं कर सकते, दे आर बाउंडेड, ये फ्री नहीं है मूव करने के लिए। समझ पा रहे हो ना? दे आर टाइटली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस, ये चल ही नहीं सकते। समझ पाए? तो इसीलिए जो भी आप चार्ज दोगे इन केस ऑफ नॉन मेटल, वो पूरा का पूरा कहां रहेगा, उसके अंदर रहेगा, उसके अंदर ही रहेगा, इनसाइड द स्फीयर। ठीक है? इतना क्यों? रीजन क्या है बोलो? बाउंडेड मतलब टाइटली बाउंडेड होते हैं, नॉट फ्री टू मूव। समझ पाए ना मीनिंग? बोलो। अब यहां पे आओ मेटल के केस में, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है कि मान लो आपने निगेटिव चार्ज दिया, ध्यान से देखना, निगेटिव चार्ज आपने दिया, ठीक है इतना। अब मेटल में क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत टाइटली बाउंडेड होते हैं, और वे मूव कर सकते हैं, मतलब जितना मैक्सिमम चल सकते हैं वो चल जाएंगे। समझ पाए? तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कहां पर चल सकते हैं बोलो अपने से, कहां जा सकते हैं? उसकी सरफेस तक जा सकते हैं। समझ पाए ना? तो ये क्या है, कंप्लीटली फ्री है, जीरो अट्रैक्शन फोर्स विद द न्यूक्लियस। समझ पाए? तो क्या हो जाएंगे, पूरे मूव करने के लिए फ्री हैं, और मैक्सिमम कितना मूव कर सकते हैं, उसकी सरफेस जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बोले, उसकी सरफेस पे चले आएंगे, सभी के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, सरफेस पे चले आएंगे। समझ पाए ऐसा क्यों हुआ? बोलो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें क्या है, जीरो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ जीरो फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, वो सभी चल सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लूजली बाउंडेड है। ठीक है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो भी आपने चार्ज दिया वो क्या हो जाएंगे बोलो, सरफेस पर आ जाएंगे। अगर आपने पॉजिटिव चार्ज दिया तो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कहां पर जाएगा, सरफेस पर। निगेटिव दिया तो पूरा निगेटिव सरफेस पर आ गया। बट इन केस ऑफ नॉन मेटल बहुत टाइटली बाउंडेड होते हैं, वो मूव करने के लिए फ्री नहीं है, तो सारे के सारे कहां रहेंगे, उसके सरफेस के अंदर रहेंगे। अभी क्लियर हुए? बोलो। तो ही आपने लिखा हुआ है फर्स्ट प्रॉपर्टी कि एनी चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर डिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। इस प्रॉपर्टी में क्लियर रहोगे ना? बोलो क्यों चलाते हैं सरफेस पे, समझ पाए ना? तो आप उसको डायग्राम बना के अपने से मेंशन कर लो। आप प्लीज डायग्राम बनाओ दो, एक नॉन मेटालिक स्फीयर, एक मेटालिक स्फीयर, और यहां पे मेंशन करना कि दीज इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंडेड, टाइटली बाउंडेड। ठीक है ना? कैन नॉट मूव। ठीक है, और इसमें भी आप मेंशन कर लेना, ठीक है ना, कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर थे वो सारे के सारे यहां पर चले आए। तो मैं दो बना दिखा दे रहा हूं आपको क्यों चले आए, बाकी आप अपने से मेंशन कर लेना। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे आप कि इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ मेटल और कंडक्टर लूजली बाउंडेड, ठीक है, एंड दे कैन मूव, दे कैन ट्रेवल मैक्सिमम। तो अपने लैंग्वेज में आप लिख लो प्लीज, बाकी मैंने प्रॉपर्टी आपको बोल दी है। ठीक है, इसमें आप मेंशन कर लो कि इन केस ऑफ मेटल या कंडक्टर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होते हैं बोलो, लूजली बाउंडेड होते हैं, एंड दे कैन ट्रेवल मैक्सिमम, जितना वो चल सकते हैं वो चलेंगे, और मैक्सिमम कहां तक चल सकते हैं, उसकी सरफेस तक आ सकते हैं, वो आपने बोला। हो गया सभी का? समझ पाए इस प्रॉपर्टी का मतलब? बोलो समझ पाए इस प्रॉपर्टी का मतलब? ठीक है, अब देखो इस प्रॉपर्टी से होगा क्या, सबका लिख गया ना? बोलो। ठीक है, अब यहां पे देखो लिख गया ना सभी का? चलो अब ध्यान सुनना, ठीक है ना। अगर हमारे पास दो स्फेयर हो, अपने से बोलोगे सब लोग, ठीक है ना। हम सपोज दैट यहां पर मान लो बनाए एक नॉन मेटालिक स्फेयर, ये क्या है बोलो, नॉन मेटालिक स्फेयर मींस नॉन मेटालिक स्फेयर, या हम ऐसे ही बोल रहे हैं कि नॉन मेटालिक सॉलिड स्फेयर, चलो ये बेटर रहेगा, नॉन मेटालिक सॉलिड स्फेयर। ठीक है इतना, और हम इस साइड बना रहे हैं सपोज दैट मेटालिक सॉलिड स्फेयर, ये मेटल का बना हुआ है, या बोल सकते हो कंडक्टिंग या कंडक्टर है, मेटालिक सॉलिड स्फेयर। अब ध्यान से बोलना अपने से, ठीक है ना। मान लो कि इसका, अगेन मैं टोटल चार्ज बोल रहा हूं, कैपिटल क्यों, रेडियस है, सॉरी कैपिटल आर, इतना क्लियर है। सेम यहां पर ही बोल रहा हूं कि मैंने इस मेटालिक कंडक्टर को, सॉरी इस मेटालिक सॉलिड स्फेयर को
मान लो मैंने चार्ज दिया हुआ है कैपिटल क्यू, रेडियस है आर। अब ध्यान सुनो दोनों मंत्र क्या आ जाएगा। जब आप बोलोगे नॉन मेटालिक सॉलिड स्फीयर, तो जो भी आप चार्ज दोगे इसके अंदर आएगा, समझ पाए, बाहर नहीं निकल सकता, जो हम लोग अभी तक पढ़ के आए हैं, समझ पाए। और इसमें इन केस ऑफ मेटालिक सॉलिड स्फीयर जो भी आपने चार्ज दिया उसके अंदर कुछ नहीं रहेगा, कहां चला आएगा, ठीक है। तो ये सॉलिड स्फीयर तो है, बट अगर आप बोल रहे हो कंडक्टर है या मेटल का है, तो इट विल बिहेव लाइक ए हॉलो स्फीयर। कैसे बिहेव करेगा, क्यों, क्योंकि पूरा चार्ज सरफेस चलाया, अंदर कुछ रहा ही नहीं, समझ पाए ना, क्यों चलाया, प्रॉपर्टी आपने देखा अभी, इतना क्लियर हुए। तो अब ध्यान से देखो, तो अब अगर आप याद करो इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर जो हम लोग पढ़े थे, जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हुआ था इनसाइड सॉलिड स्फीयर, कितना था बोलो, आर डिस्टेंस पे, रो आर अपान, ये आया था, क्या बोलो, ये आया था ना, आया था नहीं आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए सॉलिड स्फीयर आर डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर, ये आया हुआ था, सबने किया हुआ है ना, बोलो किया हुआ है ना, ठीक है। और आउटसाइड दिस पे आप जानते हो पॉइंट चार्ज जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पे देखो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे, इनसाइड दिस स्फीयर, बोलो अपने से, जीरो आएगा, जीरो आएगा ना, क्यों, बोलो क्यों, इट विल बिहेव लाइक हॉलो स्फीयर। तो आप याद रखना इसको, वर्डिंग को, ठीक है ना, याद रहेगा ना सभी को, ठीक है। इन द सेम वे अगर आपको याद हो, इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर जब मेटल होगा तो आपने इसके अंदर पोटेंशियल लिखा हुआ था, बोलो कितना आया था पोटेंशियल इनसाइड पॉइंट पे, बोलो अपने से, इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आया था, के क्यू अपान 2r³ 3r² माइनस r², ये आया था, क्या बोलो सर, यहां पे 3 था, नहीं यही था, यही था ना, था कि नहीं था, बोलो यही है ना, से अलग बार यही था, ठीक है। अब यहां पे बोलो, अगर आपके पास सॉलिड स्फीयर ही है बट मेटल का हो गया तो कैसा बिहेव करेगा, बोलो हॉलो स्फीयर जैसा। और हॉलो स्फीयर के अंदर आपने बोला हुआ था कि हर एक पॉइंट पे, चाहे आप सेंटर की बात करो या इनसाइड पॉइंट कहीं पर भी बात करो, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है के क्यू अपन आर के इक्वल, ये लिखा हुआ था, बोलो यही अंदर होगा किसी पॉइंट पे और यही होगा सेंटर पे, ये होगा ना। और यहां पर क्या होगा, इनसाइड पॉइंट पे ये होगा। अगर आप बात करोगे सेंटर पॉइंट की, सॉरी ठीक है ना, यहाँ पे कैपिटल इस बार, यही था ना, बोलो। अब देखो ध्यान से, अगर हम सेंटर की बात करें तो यहां पर सेंटर पे क्या आएगा, बोलो अपने से, 3k⁻r आएगा, क्या आएगा, 3k⁻r आएगा, 3k⁻2r। अंतर समझ पर मैं क्या बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं सिंपल सा कि अगर आपके पास मेटालिक स्फीयर हो गया, सॉलिड लिखा हुआ है, फिर भी कैसा बिहेव करेगा, हॉलो स्फीयर जैसा, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज उसके सरफेस पे आ गया, अंदर कुछ है ही नहीं। तो इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और हर एक पॉइंट पे यहां से लेकर सरफेस तक यही पोटेंशियल होगा के क्यू अपन आर के इक्वल, समझ पाए, बोलो। इन द सेम वे आप लिखते हो ना सेल्फ एनर्जी, याद है क्या किसी को, बोलो सेल्फ एनर्जी, बोलो अपने से, कितना आया था इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर, जल्दी बोलो, सेल्फ एनर्जी कितना आया था सॉलिड स्फीयर का, बोलो जल्दी, और हालो का बोलो, पढ़ा हुआ है ना सब, बोलो इसमें कितना आया था, बोलो 3/5 k⁻² अपन r, याद आया सबको। और इन केस ऑफ हालो कितना आया था, ये सब आपको ना प्लीज याद करना पड़ेगा। यहां पर तो मैं आपको सिर्फ ये सिखा रहा हूं कि अगर आपके पास मेटालिक स्फीयर हुआ तो उसको आप ट्रीट करोगे एज अ हॉलो स्फीयर जैसा, भले लिखा हुआ सॉलिड स्फीयर, समझ पाए। ऐसे ही अगर आपके पास मान लो एक मेटालिक सिलेंडर है, क्या है बोलो, सॉलिड सिलेंडर गिवन है, एक मेटल का है, क्या है, नॉन मेटल का है, ठीक है। तो जो सॉलिड सिलेंडर मेटल का होगा उसको आप ट्रीट करोगे एज अ हॉलो सिलेंडर, समझ पाए ना, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज उसकी सरफेस पे आ जाएगा, इनसाइड कुछ नहीं रहेगा, समझ पाए। और जो रहेगा नॉन मेटल का उसको आप ट्रीट करोगे सॉलिड सिलेंडर के जैसा, उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह में हम लोगों ने लिखा हुआ था, याद रहेगा सभी, याद रहेगा सबको, बोलो समझ पाए इस प्रॉपर्टी का मतलब कितना इंपॉर्टेंट है, बोलो याद रहेगा ना, ठीक है। प्रॉपर्टी आप याद रखना, हमने जो आप करके दिखाया यही सेम होगा इन केस ऑफ सिलेंडर, कि अगर बोले हम आपके मेटल का हुआ है तो क्या करोगे आप, पूरा उसको ट्रीट करोगे एज ए
हॉलो सिलेंडर, समझ पाए। और नॉन मेटल का है तो वो रह गई। डाउट है क्या इसमें किसी को? बोलो, यूज कर लोगे ना अपने से, ठीक है। तो ये हो गई पहली प्रॉपर्टी कि जो भी आप चार्ज दोगे पूरा का पूरा चार्ज कहां पे चला आएगा? सरफेस पे। क्यों चला आएगा? फ्री है मूव करने के लिए, सरफेस पे मूव कर जाएगा। ठीक है इतना? बोलो। चलो सेकेंड प्रॉपर्टी लिखो आप, मेंशन कर लिया ना, ठीक है लिख लो। वैसे मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है, ठीक है ना। बस ऐसे आप ये जरूर लिखना आप इस साइड कि इन केस ऑफ मेटल इट विल बिहेव लाइक ए हॉलो स्फीयर। ये लाइन आप जरूर लिख लो आप, ठीक है, कि अगर मेटल का हो गया तो हॉलो स्फीयर जैसा बिहेव करेगा। बाकी तो आप समझ जाओगे, ठीक है ना। वही एप्लीकेबल होगा सिलेंडर केस में, वही एप्लीकेबल होगा और भी ऑब्जेक्ट में। लिख गया ना, ठीक है। चलो सेकेंड प्रॉपर्टी लिखो, ये तो फर्स्ट हो गई। ऐसे अपने से आप सिलेंडर का भी मेंशन करना है, ठीक है ना। मैंने आपको समझा दिया। लिख गया सभी का प्रॉपर्टी? लिख गया ना, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखो सेकेंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट मेंशन करो प्लीज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए बल्क ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए बल्क ऑफ कंडक्टर विल बी जीरो। इधर का हो गया ना सभी का। चलो सेकेंड प्रॉपर्टी मेंशन करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए बल्क ऑफ कंडक्टर विल बी जीरो। इसका मतलब ये सिंपल सा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक कंडक्टर के अंदर क्या होगी? बोलो, जीरो होगी। क्या होगी? समझ पाए? एक क्वेश्चन आया रहा होगा उसमें पीवाईक्यू में, आया था ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। समझ पाए? अब जीरो क्यों होगी वो यहां देख लो आप। देखो यहां पर आपके पास मान लो कोई भी एक कंडक्टर है, क्या बोलो ये कंडक्टर है। कंडक्टर बोलो या आप बोल सकते हो कि मेटल है कोई भी एक, मान लो मेटालिक प्लेट है आपके पास, मेटल का है, बात नहीं प्लीज, मेटल का है, ठीक है। अब आप ये बोल रहे हो कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। आप प्रॉपर्टी आप याद रखना, जीरो क्यों होगी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है इतना। देखो यहां पर आपने क्या किया, सपोज दैट इस मेटालिक सीट में आपने मान लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, जिसको हम बोल दे रहे हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल रहे हैं बोलो, इतना क्लियर है? ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब जो भी इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, मान लो कि आपके पास इलेक्ट्रॉन है, क्या है बोलो, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है इतना। अब आपने ऐसे बोला हुआ है ना कि जो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर आता है बोलो? अपोजिट आता है। आता नहीं आता बोलो? आता है ना, ठीक है। तो आपने बोला कि इन इलेक्ट्रॉन्स पे, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा या यहां पर होगा, जहां पर भी होगा, उन पर सब पर फोर्स कहां पर आएगा बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आएगा, आएगा ना, ठीक है। तो होता क्या है कि पहले सुन लो फिर लिखना, समझ लो फिर लिखना। तो मैंने बोला कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसमें जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है बाहर से, उसका क्या आएगा? अपोजिट आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? इस साइड चले जाएंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन निकल कहां पहुंचाएंगे बोलो अपने से? इस साइड पहुंचाएंगे। मतलब इस साइड क्या हो जाएगा बोलो? हो जाएगा इस साइड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा बोलो? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस साइड क्या हो जाएगा? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हो? आपको ऐसे नहीं बोलना है कि अट्रैक्शन रिपल्सन, ठीक है ना, क्योंकि प्रोटॉन तो फिक्स होते हैं, समझ पाए? प्रोटॉन नहीं मूव करते, चलते नहीं प्रोटॉन, समझ पा रहे हो? बस होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करने के लिए फ्री है। इतना क्लियर हुए? और आपने बोला हुआ है कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहां पर आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। तो मान लो जो भी इलेक्ट्रॉन यहां पहले तो क्या थे, सब इक्वल रहे होंगे, ठीक है ना। फिर क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मूव करके यहां पर चले आएंगे। तो यहां पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। समझ पाए? तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इस रीजन में, मतलब इस साइड क्या हो जाएगा? पूरे इलेक्ट्रॉन मूव करके चले आएंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो अपने से? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सुन लो पहले फिर लिखना प्लीज, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक इतना। और इस रीजन में क्या हो जाएगा बोलो अपने से? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जिसको आप बोलोगे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इतना किसी को डाउट है क्या? बोलो। मैंने बोला कि आपके पास एक मेटल है, ठीक है ना, आपने बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है जिसको आप बोल रहे हो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है इतना। अब मैंने बोला कि जो भी इलेक्ट्रॉन होगा इस मेटल के अंदर उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आएगा, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन इस साइड से ऐसे मूव करेंगे इस साइड, ठीक है, तो यहां कलेक्ट हो गए पूरा, तो आप बोलोगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा क्वांटिटी हो गई। और यहां क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन जब निकल के मूव कर गए यहां पर, तो यहां पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मतलब प्लस चार्ज ज्यादा क्वांटिटी में हो गए, जिसको हम लोग बोल रहे हैं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना क्लियर हुए? बोलो। और इन्हीं इन्हीं को आप बोलते हो इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोलते हो बोलो अपने से? इंड्यूस्ड चार्ज। किसी को डाउट है क्या इसमें? इसको आप क्या बोलते हो? इंड्यूस्ड चार्ज। समझ पाए इतना? बोलो। अब ध्यान से देखो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों आएगी, अब ध्यान सुनना। अब आपने ये बोला कि जो भी यहां मान लो, चलो यहां की हम बात करें, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा, ठीक है, तो आपने ऐसे बोला कि इस इलेक्ट्रॉन पर जो आपने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था उससे फोर्स आया होगा इस साइड, और फोर्स आप कैसे लिखते हो? ई इंटू जो भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ऐसे लिखोगे। बोलो अपने से, ये लिखते हो इतना। और देखो ध्यान से, अब अब आपने बोला कि अब इसमें क्या हो गए, चार्ज इंड्यूस्ड हो गए, हुए चार्ज इंड्यूस्ड ना, क्यों हुए? समझ पाए आप? ठीक है। तो अब आप देखो ध्यान से, इस साइड है नेगेटिव चार्ज, इस साइड है पॉजिटिव चार्ज, है कि नहीं है? बोलो, है ना। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी? बोलो, पॉजिटिव से दूर टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो क्या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में ऐसे आएगी ना? बोलो क्या हो जाएगी ये? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ पाए इतना? अब देखो ध्यान से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इस साइड आ रहा है और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इस साइड आएगा, आएगा ना? बोलो, ई इंटू इंड्यूस्ड की इक्वल। अभी समझ पाए? बोलो, इतना क्लियर हुए? अब ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करता रहेगा, मूव करता रहेगा, कब तक? जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए, ठीक है ना। एक कंडीशन ऐसी आती है जहां दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाएगी निगेटिव ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी रीजन में? जीरो हो जाएगी। समझ पाए अभी कहानी? तो बोलो। तो प्रॉपर्टी सिंपल सी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए बल्क ऑफ कंडक्टर विल बी जीरो। जीरो क्योंकि समझ पाए ना आप? बोलो। क्योंकि वहां पे चार्ज इंड्यूस्ड हो गए, उससे क्या हो गई, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, जो कि क्या होगी, बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट होगी किसके? जो आपने अप्लाई किया था बाहर से, ठीक है। वो दोनों कट पिट के ये जीरो हो जाते हैं, ठीक है। तो कभी आप याद रखना कि कभी आपके पास क्या होता है कि क्वेश्चंस में आ सकता है कि फाइंड आउट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है? बोलो, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कुछ नया नहीं है, आपको क्या करना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया हुआ ना उसी का निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। और उसका क्या करना, आप निगेटिव कर देना। समझ पाए ना अभी? इसको आप लिख लो प्लीज, ये सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक कंडक्टर के अंदर जीरो होगी। अपने से आप प्लीज इसको आप जरूर लिखना, ठीक है ना, जो मैंने यहां समझाया हुआ था, ठीक है। इस रीजन में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस साइड दिखाना आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो गई। समझ पाए ना? बोलो, लिख गया ना? इसको अपने से लिख लो आप प्लीज, ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। मैं इसको स्किप कर सकता था प्रॉपर्टी लिखवा, बट मैंने कहा बोल देता हूं, ठीक है ना। आप समझ लो, आपको डाउट नहीं रहेगा जीरो क्यों होता है, आप भूलोगे नहीं, ठीक है। समझ पाए रीजन ना क्या हो जाएगा? रीजन क्या है उसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो गई है, वो इसको जीरो कर दे रही है, दैट्स इट। लिख गया सभी का? बोलो, लिख गया ना सभी का? ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी लिखो इसमें, लिख गया सभी के वाला? ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी लिखो आप प्लीज अपने से, लिखो, नो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, सॉरी, नो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, नो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, नो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, no electric line of forces will enter into a conductor. No electric line of forces will enter into a conductor, मतलब कंडक्टर के अंदर
कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इंटर नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो जब भी आपका डायग्राम आएगा अगर, तो कंडक्टर के अंदर अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर कर रही है, क्या करोगे आप, उसको रॉन्ग करोगे। इतना क्लियर रहेगा ना, लिखे सभी का। तो थर्ड आपने क्या लिखा, बोलो अपने से, कि नो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस विल इंटर इनटू अ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज इंटर नहीं कर सकती। इतना क्लियर रहेगा, बोलो। ठीक है, इसी में नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, फोर्थ नंबर का लिखना, ठीक है ना, फोर्थ नंबर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर is always normal to the surface, is always normal to the surface। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, हाँ नॉर्मल टू द सरफेस ना लिखा, और लिखो इसी में, और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस will strike the conductor, or electric line of forces will strike the conductor normally, या परपेंडिकुलरली आप लिख सकते हो, नॉर्मली। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, लिख पाए आप। मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक, उसके कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इंटर नहीं करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, आप समझ से गए होंगे, ठीक है। उसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और सरफेस हमेशा कैसी होगी, बोलो, नॉर्मल होगी हमेशा। क्लियर हुआ इतना। या उसी को सेकंड लैंग्वेज में आपने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो स्ट्राइक करेगी एक कंडक्टर को, हमेशा क्या होगी, बोलो, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। एग्जाम्पल देखो उसका, देखो ध्यान से। आपके पास मान लो दो मेटल प्लेट्स हैं, ये सपोज दैट एक निगेटिव प्लेट होती है, एक मान लो आपके पास नो, अब मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है आपके पास, ये सपोज दैट है ये निगेटिव प्लेट। इतना क्लियर है, बोलो, इतना क्लियर है, ठीक है। और देखो ध्यान से, अब मान लो आपने यहां पे क्या किया हुआ है, एक मेटालिक स्फीयर रखा हुआ है, क्या है, बोलो, ये मेटालिक स्फीयर, ये मेटल का बना हुआ है, मेटालिक स्फीयर, ठीक है। इतना, अब ये निगेटिव, सॉरी ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो मान लो कि देखो इसके इस साइड में माइनस चार्ज आगे आ रहा होगा, बोलो, यहां पे आप माइनस कलेक्ट हुआ होगा, ठीक है, उसकी सरफेस पर, ठीक है। और इधर साइड क्या होगा, बोलो अपने से, प्लस आ गया, मान लो मेटल है ना उसका, ठीक है। इतना क्लियर है, निगेटिव पॉजिटिव, इतना क्लियर है। हम आते हैं मेन चीज अपने लाइन ड्रॉ करने पे, ठीक है। देखो अब आपने क्या बोला कि किसी भी मेटल पर या कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज हमेशा कैसे स्ट्राइक करेंगे, बोलो, नॉर्मली, हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक है। ध्यान से देखो, तो निगेटिव से निकलेंगी, ऐसे स्ट्राइक करेंगे, देखो ऐसे आएंगे ना, बोलो, डाउट है क्या इसमें, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, हमेशा परपेंडिकुलर। इतना क्लियर है। और देखो ध्यान से, अब मान लो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है इन दोनों के बीच, ठीक है ना, तो देखो यहां से परपेंडिकुलर ही निकलनी चाहिए, ये है प्रीवियस ईयर में, ठीक है ना, बोलो, तो यहां से परपेंडिकुलर निकलनी चाहिए, और जब यहां पे स्ट्राइक करेंगी ना, वो भी क्या होगी, बोलो, यहां पर इस सरफेस की क्या होगी, परपेंडिकुलर। ध्यान रहेगा ना, जैसे यहां से आपने निकाला प्लस से दूर और यहां पे आई, तो जो ये स्ट्राइक कर रही है सरफेस पे, तो इस सरफेस पर भी क्या होगी, बोलो, परपेंडिकुलर। कितना क्लियर हुए। इन द सेम वे देखो यहां पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ड्रा करोगे, अगेन क्या होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर, देखो प्लस से दूर माइनस की तरफ, बट सरफेस पे क्या बोल रहा हूं, हमेशा परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगी। तो डायग्राम में अगर लाइन परपेंडिकुलर नहीं, मतलब क्या, और डायग्राम चूज नहीं करोगे आप, समझ पाए इतना। इन द सेम वे देखो, अगर आप एक यहां पे ऐसे लाइन ड्रा करो, तो जहां पर स्ट्राइक करेगी परपेंडिकुलर। इतना क्लियर है क्या, बोलो। इन द सेम वे अगर देखो यहां से, तो अगेन यहां प्लस से निकलेगी, यहां पे स्ट्राइक करेगी, प्लस से निकलेगी, यहां पे स्ट्राइक करेगी, अगेन यहां पे प्लस से निकलेगी, यहां पे स्ट्राइक करेगी। तो मैं ये सिंपल से बोल रहा हूं कि जहां पर भी स्ट्राइक कर रही है ना कंडक्टर में, तो नॉर्मल ही रहनी चाहिए, ठीक। इतना। एक और एग्जांपल देखो, आई थिंक ये भी प्रीवियस ईयर में है, कि अगर आपके पास दो मेटल प्लेट होती, मान लो कि आपके पास ये एक लार्ज ऐसे
कंडक्टिंग शीट है, ठीक है ना, इतना क्लियर है। और एक मान लो इसका चार्ज डेंसिटी गिवन है, सपोज दैट माइनस सिग्मा, क्या गिवन है बोलो, माइनस सिग्मा, और उसके परपेंडिकुलर मान लो मैंने एक दूसरी वो रखा, कंडक्टिंग ही है, कैसी है बोलो, कंडक्टिंग ही है, बिल्कुल परपेंडिकुलर आप रख रहे हो, ठीक है, और इसका सपोज दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इतना क्लियर हुए बोलो। अब अगर इन केस ऑफ दिस, अगर आपको ड्रॉ करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्या ड्रॉ करनी है बोलो, ऐसे आपके पास 3-4 डायग्राम दिया रहेगा, बोलेगा कि चूज करो कौन सा आएगा, बोलो समझ पाए क्या करना पड़ेगा, एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, ठीक है इतना। अब ध्यान से देखो, तो अगर आपको ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का पैटर्न, देखो ध्यान से, अभी एक कंडक्टर हुआ, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दूर और निकले कैसी, परपेंडिकुलर, सरफेस पे परपेंडिकुलर, तो इससे आएगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इस साइड आएगा, तो आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इससे क्या आएगी, ऐसे आएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी प्लस से दूर, समझ पाए इतना, बोलो ठीक है। सेकंड देखो, अब ये निगेटिव चार्ज है, अट्रैक्ट करेगा, अगेन आपने बोला इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्ट्राइक दिस सरफेस परपेंडिकुलरली, तो अगेन इससे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी टुवर्ड्स निगेटिव आएगी, तो वो इस साइड आएगी, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ई माइनस सिग्मा से। किसी को डाउट है क्या, बोलो डाउट है क्या, तो ई प्लस और ई माइनस सिग्मा के बीच एंगल कितना है बोलो, 90 डिग्री, कितना क्लियर है। इन द सेम वे इस रीजन में आओ, इस रीजन में ध्यान से देखो, अगर यहां कहीं देख रहे हो आप, तो अगेन प्लस से दूर और नॉर्मल जाएगी, ये हो जाएगा ई प्लस सिग्मा, डाउट है क्या किसी को, बोलो। इस अगेन इससे इधर आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी टुवर्ड्स निगेटिव ई माइनस सिग्मा, किसी डाउट हो रहा है क्या, बोलो। इन द सेम वे इस रीजन में देखो ध्यान से, प्लस से दूर निगेटिव की तरफ, प्लस से दूर निगेटिव की तरफ, ठीक है ना। तो अगर ध्यान से देखो अब, तो ये तो हो गया अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो क्या इन दोनों का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा ना, बोलो आएगा ना, मतलब ऐसे आएगा 45 डिग्री एंगल पे। इन द सेम वे यहां पर आएगा, मतलब इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर आएगा, ये रिजल्टेंट यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, ऐसे नहीं आएगा, बोलो। तो आपका जो पैटर्न बनेगा, अगर ध्यान से देखना चाहो आप, तो अगर आपको कभी पैटर्न खींचना पड़ जाए, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, बोलो 45 डिग्री एंगल पे लाइन जाएगी, बोलो 45 पे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो इस रीजन में ऐसे हो जाएगा बिल्कुल 45 पे, ठीक है। फिर इस रीजन में देखो ध्यान से, इस तरफ ऐसे जाएगा, समझ पा रहे हो ना, ये वाला प्लस वाला प्लेट था, प्लस सिग्मा का माइनस सिग्मा का, लाइन ऐसे बनी रहेगी, समझ तो पा रहे हो ना, लाइन ऐसे क्यों आएगी, प्लस से दूर जानी चाहिए निगेटिव की तरफ, ठीक है ना। और ऐसे ही क्यों जाएगी, क्योंकि नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में आएगा, समझ पाए। इन द सेम वे यहां पे देखो, यहां पर भी ऐसे पैटर्न बनेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आएगी, ठीक है, यहां कैसे बनेगा, इस साइड बनेगा, समझ पाए। अगेन कुछ पॉइंट लोगे यहां पर ऐसे पैटर्न आएगा, बट याद ये रखना कि ये कितने जा रही बोलो, 45 डिग्री एंगल पे, ठीक है ना, वहां सिमेट्री से आपको दिख जाएगा। 4 ऑप्शन रहेंगे तो और में बहुत अलग अलग रहेगा, सर्कुलर या रैंडम एंगल रहेंगे, ठीक है ना। एक डायग्राम कैसा रहेगा बोलो, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों के बीच से पास होंगी, समझ पाए ना क्यों, तो यही प्रॉपर्टी का मतलब था, ठीक है ना, कि समझ तो पाए ना, हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस क्लियर रहेगा, और हमेशा मस्त पाए ना, बोलो ठीक है। और एक चीज तुम्हारे पास आता है कि जो आपने बोला कि कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं, ये आप बोल रहे हो, वो जीरो ही होती है, बट एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होती है, समझ पाए ना। एक ऑप्शन में आता है ऐसे करने के लिए, ठीक है ना, 4 ऑप्शन रहेंगे, एक चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप याद रखना, मैं डेरिवेशन पूरा नहीं कर रहा हूं, बट आप समझ लो उसका मतलब क्या, ध्यान से देखना। आपके पास मान लो ये कोई कंडक्टर है, क्या है बोलो, एक कंडक्टर है, ठीक है ना, कैसा भी कंडक्टर है, ठीक है। अब मान लो हम बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या निकालना है बोलो, इसका फॉर्मूला आप याद रखना प्लीज, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस ऑफ कंडक्टर, बिल्कुल याद रखना इसको, ठीक है ना, भूलना नहीं है, ठीक है ना। सरफेस पर याद रखना, अंदर तो जीरो ही होती है ना, सरफेस पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान सुनना, मान लो हमने यहां पे कोई एक सरफेस लिया डीएस का, और वहां पर हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या चाहिए बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इतना अंदर तो जीरो ही है ना, बाहर मान लो क्या है,
सरफेस को निकालना अपने को, ठीक है। अब मान लो कि हमने क्या किया, इसकी सरफेस पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया ds का, इतना क्लियर है, छोटा सा एलिमेंट। हम बोल दे रहे हैं कि यहाँ का सरफेस चार्ज डेंसिटी वो दैट सिग्मा है, क्या है बोलो, सिग्मा है। और इसको हम एक नाम दे रहे हैं अलग से, इसको हम नाम दे रहे हैं सपोज दैट लोकल चार्ज डेंसिटी, क्या बोल रहे हैं बोलो, लोकल चार्ज डेंसिटी, मतलब सेम ही है, ठीक है ना। लोकल मतलब ये हुआ कि हम इस छोटे से एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहां की सरफेस चार्ज डेंसिटी, नाम में कंफ्यूज मत होना, इसे मैंने लिख दिया हुआ है, ठीक है। कहीं पे अगर दिख जाए लोकल चार्ज डेंसिटी, कंफ्यूज मत होना, सेम ही है, ठीक है ना। बट मैंने आपको ऐसा क्यों लिखा, ये दिखा रहा हूं कि मैंने समझ पाया इतना, बोलो, ठीक है। अब अगर आपको निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड इस छोटे से क्रॉस सेक्शन में, तो बाय यूजिंग डिफिनीशन ऑफ फ्लक्स, आप फ्लक्स लिखते E और यहां पे लिखते डॉट ds, ये लिखते ना बोलो E डॉट ds, ठीक है। अब होता क्या है बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दूर, ds वेक्टर भी दूर, जैसे आप करते आए थे, ठीक है ना। तो आप ये बोल सकते हो कि जो फ्लक्स आएगा बाय यूजिंग डिफिनीशन इस छोटे से एरिया में, वो क्या हो जाएगा, इनटू ds। डाउट है क्या किसी को, बोलो। यहां पर एरिया ds ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इतना ये हो गया डेफिनेशन से फ्लक्स, ठीक है। और बाय यूजिंग गॉस लॉ बोलोगे फाई इज इक्वल टू होता है चार्ज इनसाइड द दैट गॉसियन सरफेस डिवाइड बाय, ये होता है ना, बोलो, ठीक है। अब अपने से बोलो आप, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, या जिसको आप बोल रहे हो लोकल चार्ज डेंसिटी, ds है उसका एरिया, चार्ज कितना आएगा उसके अंदर, बोलो अपने से, सिग्मा इंटू ds, ये नहीं आएगा, सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपने को निकालना है, सिग्मा गिवन है, एरिया कितना है ds, हम छोटे से एक बात कर रहे हैं, तो क्या हम इसके प्लेस पे सिग्मा ds लिख सकते हैं क्या, बोलो। ये हो गया सेकंड, बोल दो आप इसको, ठीक है। इतना इन दोनों को आप इक्वेट कर दो, बोलो कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E ds इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डाउट है क्या किसी को, बोलो। देखो ds ds कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू कितना बचेगा, यस, इस रिजल्ट को आप प्लीज आप याद रखना, ठीक है, समझ पाए ना। तो जो अगर कभी आपको दिख जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो आपको आंसर क्या देना है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, याद रहेगा ना। इनसाइड तो जीरो ही होती है, इनसाइड की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी का मतलब था, और मैंने आपको सरफेस पे आपको लिख के दिखा दिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमेशा कहां पर, बोलो, किसी भी पॉइंट पे हमेशा परपेंडिकुलर आएगी, ठीक है। वो आपने यहां पर मेंशन किया हुआ है डायग्राम बना करके, ठीक है। अब उसको आप लिख लो प्लीज, और रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, प्लीज आप याद रखना। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है ना, वो अपने बताओगे सब लोग इसी में, ठीक है। इतना चलो, अगर मैं आपसे बोलूं कि दो आपके पास सरफेस है, ठीक है ना, एक सरफेस ज्यादा फ्लैट सरफेस है, एक सरफेस ज्यादा शार्प सरफेस है, ठीक है, तो किस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आएगी, बोलो अपने से, आप बोलो प्लीज, क्या नाम है उसका, बोला ना, आप बोलो। एक आपके पास फ्लैट सरफेस है, ठीक है ना, एक क्या है, शार्प सरफेस है, तुमसे पूछ रहा हूं, हाँ। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी सरफेस ज्यादा आएगी, बोलो अपने से। शार्प और फ्लैट मीन समझते हो क्या होता है, बोलो। जैसे कि अगर हम एक सरफेस ऐसे बनाए ना, ऐसे करके ऐसे बनाए, और एक सरफेस मान लो ऐसे बनाए, इसमें से फ्लैट कौन ज्यादा है, बोलो, ये वाली फ्लैट ज्यादा है, ठीक है ना। फ्लैट मीन्स होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा, फ्लैट मीन्स रेडियस ऑफ ज्यादा, समझ पाए। शार्प मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर कम, ठीक है। तो हम आपसे पूछ रहा हूं कि हम आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस ज्यादा आएगी कि शार्प ज्यादा आएगी, बस आपसे पूछ रहा हूं, कौन बोलेगा, बोलो, आप बोलो। फ्लैट पे, क्यों, रीजन बोलो। हाँ, तो ज्यादा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको आप याद रखना, ठीक है ना। कहीं पे क्वेश्चन है, आप अगर मॉड्यूल्स करते ना, ठीक है ना, इलेवन वगैरह करना बाद में, तो उसमें गिवन था, ठीक है ना, देख लो बस ऐसे कैसे करना है। तो आप, चलो मैं लिख दे रहा हूं, अभी याद आ गया मेरे को। तो आप ऐसे याद रखना कि अगर फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस में मैंने क्या बोला, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा। और आप एक लैंग्वेज याद रखना प्लीज, कि आप क्या बोलते हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन एरिया, क्या होता है, ठीक है। तो आप ऐसे आप याद रखना कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, बोलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर के, अभी याद रहेगा ना,
ठीक है, ज्यादा फ्लैट सरफेस मींस ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर ज्यादा मींस सिग्मा क्या आएगा बोलो, ऑक्सीजन का कम आएगा, और जब सिग्मा कम आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, कम आएगी। याद रहेगा ना अभी, बोलो। तो फॉर मोर फ्लैट सरफेस आर ज्यादा, सिग्मा कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। फॉर शार्प सरफेस, शार्प एज, वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगी, तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट। समझ पाए ना मतलब, बोलो। तो कहीं दिख जाए तो आप प्लीज कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, इससे अधिक वैसे कुछ मिलेगा नहीं देखने को, ठीक है, याद रहेगा ना, बोलो। चलो अपने से आप मेंशन कर लो, ठीक है ना, इस चीज को कहीं पर अगर आप दिख जाए तो प्लीज डाउट मत करना, ठीक है। लिख गया ना सभी का, लिख गया, ठीक है, इसको जरूर लिख लो प्लीज, ठीक है ना, ठीक है ना। आर ज्यादा होता है, आर मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिग्मा कम, इलेक्ट्रिक फील्ड कम, ठीक है ना, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लीज आप मेंशन कर लो, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और एक शार्प एज होगा, मतलब क्या होगा उसका, हाँ, कम रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिग्मा ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ पाए, इसको आप प्लीज आप याद रखना। इसका लास्ट प्रॉपर्टी मेंशन कर लो बस, ठीक है, लिख गया ना सभी के, याद रहेगा, मैं पूछूंगा भी, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में। हो गई ना 4 प्रॉपर्टी, 2 और मेंशन कर लो बस। बोले, लिखो, कंडक्टर हैज, लिखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, 5वीं है, कौन सी है, 5th नंबर है ना, ठीक है। तो इसमें लिखो, एक कंडक्टर हैज इक्वल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक कंडक्टर हैज इक्वल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट्स, एक कंडक्टर हैज इक्वल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट्स, या इसी को सेकेंड लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, और करके लिखो, और एक कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, और एक कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ए कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, सबको याद रहेगा ना। तो जो कंडक्टर होती है वो कैसी सरफेस होती है बोलो, उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आपने करके देखा हुआ था, स्फीयर बनाया हुआ था, समझ पाए ना, और उसी को आप क्या बोलोगे, इक्विपोटेंशियल, पोटेंशियल इक्वल होता है। सबको प्रॉपर्टी याद रहेगी ना, बोलो, याद रहेगा ना, ठीक है। तो पहला क्या था बोलो अपने से, हाँ, जो जितना भी आप चार्ज दोगे उसकी सरफेस पे आ जाएगा। सेकंड क्या था बोलो, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होगी उसके कंडक्टर के, और थर्ड रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेंगी, और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती कितना है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। फ्लैट सरफेस है तो रेडियस फील्ड ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, कम आएगी वहां की। शार्प सरफेस का क्या होगा, समझ पाए, यहाँ पे याद रखना। और कंडक्टर के हर एक पॉइंट के इनसाइड क्या होगा, इक्वल पोटेंशियल होगा, इसको आप बोलोगे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, याद रहेगा ना, ठीक है। आज इतना ही करते हैं बस, ठीक है ना, अब डाउट निकालो, करते हैं।